हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनबी की टोटल सीट्स ब्रांच वाइज कितनी अवेलेबल है क्लिनिकल की, और इसका क्या इम्पैक्ट काउंसलिंग में पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सीटें पिछले साल से बढ़ी हुई हैं। तो मैं टोटल डेटा डिस्कस करूंगा ब्रांच वाइज। इसके अलावा हम ब्रांच वाइज एमडीएमएस में कितनी सीटें बढ़ी हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि पिछले साल से रियलिस्टिक डेवलपमेंट कितनी होगी और काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट क्या रह सकती है, कब काउंसलिंग हो सकती है। गुजरात ने अपना गजट अनाउंस कर दिया है विद काउंसलिंग गाइडलाइंस के साथ। हम उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रूल्स उन्होंने रखे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फाइनलाइज्ड है कि वन काउंसलिंग वन पैटर्न वाला जो फॉर्मूला है वो इस साल से लागू नीट पीजी में नहीं होने जा रहा है। नीट यूजी के चांसेस हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी फाइनलाइज ना की गई हैं और ना इतनी जल्दी फाइनलाइज करना आसान है। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं आप। 9675200801 9690796426। जो डेटा मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो डेटा इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में हर एक इंफॉर्मेशन जो भी लेटेस्ट आ रही है वो सब वहाँ अपडेटेड है। INI-CT का मॉक अलॉटमेंट की चॉइस फिलिंग ऑन गोइंग है, सोच समझ के करिएगा। क्लिनिकल सीट्स 3,500 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। बाकी पैरा और नॉन क्लिनिकल सीट्स नीचे तक जाएंगे INI-CT में, वो देख लीजिएगा। INI-CT का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो हमारे टेलीग्राम पेज पे अवेलेबल है, वहाँ से आप कंसर्न आउट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद ले रहे हैं डेटा देखने के लिए कि लास्ट ईयर क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा वो एक बार ओरिजिनल डेटा जो है, ऑफिशियल फाइल्स जो आई थी लास्ट ईयर, उनको भी ज़रूर कंसर्न आउट कर लें, क्योंकि कुछ डेटा मिसमैच हैं और थोड़े गलत हैं। तो थोड़ा सा आप देख लें इन चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें। सो वी कैन स्टार्ट विद डीएनबी सीट्स कि डीएनबी में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं। हम शुरू करेंगे एनेस्थीसिया से। एनेस्थीसिया की 672 सीट्स हैं जो कि इस साल के लिए अवेलेबल हैं। डर्मा की 25 सीट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इस साल। पिछले साल कुल 7 या 8 सीटें थी जो कि अवेलेबल थी। CTVS 6 ईयर्स में 69 सीट्स अवेलेबल हैं। जनरल मेडिसिन में 966 सीट्स अवेलेबल हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में 184 सीट्स अवेलेबल हैं। फैमिली मेडिसिन में 137 सीट्स एलिजिबल हैं। जनरल सर्जरी में 519 सीट्स एलिजिबल हैं। न्यूरो सर्जरी 6 ईयर कोर्स में 56 सीट्स अवेलेबल हैं। ऑब्स गाइनी में 402 सीट्स अवेलेबल हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में 289 सीट्स अवेलेबल हैं। ऑर्थोपेडिक्स में 340 सीट्स अवेलेबल हैं। ENT में 73 सीट्स अवेलेबल हैं। पीडियाट्रिक्स में 465 सीट्स अवेलेबल हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी डायरेक्ट 6 ईयर जो कोर्स है उसमें 13 सीट्स अवेलेबल हैं। पैथो में 113 सीट्स अवेलेबल हैं। साइकेट्री में 28 सीट्स अवेलेबल हैं। रेडियो डायग्नोसिस में 301 सीट्स अवेलेबल हैं और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 104 सीट्स अवेलेबल हैं। ये सीटें पिछली बार से लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा हैं, जिसका इम्पैक्ट होली और सोली कट ऑफ पे पड़ता हुआ नजर आएगा। जो मेडिसिन लोग कह रहे हैं
16,000 पे आप कैसे बता रहे हैं मिलेगा? ये जो डेटा है, अगर ये डेटा और नहीं बढ़ता है, इतना ही रहता है, तो भी 17-18,000 तक डीएनबी मेडिसिन जा सकती है। सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। ये जो डेटा मैंने आपको अभी बताया, ये मैंने अपने मन से नहीं बताया। ये नैट बोर्ड नाम की एक साइट अवेलेबल है, उसमें एक्रेडिटेशन पे जाइएगा, वहां पे ये डेटा अवेलेबल है। वहां से आप डेटा को फेच करके ले सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा में एमडीएमएस में भी सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन जो रियल इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट, वो डीएनबी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सीट्स काफी बड़ी हैं। अगर 38-40 के तक एनेस्थीसिया चली भी जाती है तो मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा। ईएनटी डीएनबी 33, 34, 35 तक चली जाती है, देन आई एम ऑल्सो नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि सीट्स काफी बड़ी हैं जिनका इम्पैक्ट है। वो बात अलग है कि वहाँ मशीन्स हैं नहीं हैं, फैकल्टीज हैं नहीं हैं, 100 बेड के हैं, 70 बेड के हैं, 150 बेड के हैं, ये बातें अलग हैं, लेकिन सीट्स बड़ी हैं। नोएडा में यथार्थ हॉस्पिटल है, उसमें मेडिसिन की, सर्जरी की, एनेस्थीसिया की सीट्स बड़ी हैं। 2 हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां सीट्स एनसीआर रीजन में भी बड़ी है, तो वहां तक ये सीट्स आ सकती हैं। और अभी इंस्पेक्शंस ऑन गोइंग हैं, जिनमें सीट्स आने की और उम्मीदें लग रही हैं। इस बार इमरजेंसी मेडिसिन में काफी जगह सीट्स आई, तो ये बताता है कि इसका कट ऑफ 24-25,000 तक भी जा सकता है, जो कि यूजुअली 21 से 22,000 पे जाता है। जो लोग ये कह रहे हैं लास्ट ईयर इतने पे मिला था, इस साल कैसे मिल जाएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा, मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मुझे क्लेम करना कि नहीं मिला। इसके अलावा मेरे से कल एक डॉक्टर हैं सीनियर, उन्होंने सवाल पूछा कि अगर हम बिना काउंसलर के काउंसलिंग करें तो क्या होगा। हिंदुस्तान में 90% एस्पिरेंट्स बिना काउंसलर के ही काउंसलिंग करते हैं। अगर आप वेल नोन हैं, आप वेल इक्विप्ड हैं, वेल नॉलेजेबल हैं, हर चीज का आपको पता है, तो आपको काउंसलर की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हैं, आप डाउटफुल हैं, कौन सा कॉलेज लेना है नहीं लेना है, प्रोसीजर नहीं समझ में आ रहा है, तो काउंसलर की हेल्प लें। रियल हेल्प क्या है काउंसलर की, कि कहाँ सीट्स मिल रही है, वो कॉलेज कैसा है, वो डिपार्टमेंट कैसा है, क्या क्या चीजें वहां होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, एकेडमिक कितना है, सेमिनार प्रेजेंटेशंस कितनी हैं, ये कि जिससे रैंक जस्टिफाइड हो पाए। अब लोग ये कहें जी ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज को विजिट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप क्या देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 10 कॉलेज मिले थे, इसके आजू बाजू उनकी रिसर्च कर लेंगे, लेकिन जब सीट्स बढ़ेंगी और ब्रांच और कॉलेज वाइज नेगेटिव शिफ्ट रहेगा, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट कि 10 कॉलेज हमारी रेंज में मिल रहे हैं? हाउ कैन यू? And the answer is clearly in front of you. It's completely not possible. And it's the truth. आपको इस कंडीशन में जो कॉलेजेस नए ऐड हुए हैं और आपका रैंक बॉर्डर है, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे हैं। फर्स्ट ईयर डीएनबी उनमें आएगी या डिप्लोमा आएगा या एमडीएमएस आएगा, उनकी रिसर्च करना भी जरूरी है, वो हमें भी करनी पड़ती है। इसीलिए हम एनबी की और एनएमसी की साइट अपडेटेड रहते हैं, कब कब कहाँ सीट्स बढ़ रही हैं कि हम मालूम कर लें। बहुत बड़ी एलुमनी है, 16 साल से हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स को गाइड किया है, कोई फैकल्टी है वहाँ, कोई एसआर है, तो उनसे इन्फॉर्मेशन में एग्जैक्ट मिल जाती है। इवन हम डीनों से बात करते हैं या कंसर्न हॉस्पिटल के ऑनर से भी बात कर लेते हैं लिंक्डइन से या वैसे, तो भी आइडिया लग जाता है। तो ये चीज़ों का बेनिफिट आपको काउंसलर से है। और राउंड 1 को राउंड 2 तक कैसे स्विच करना है, किस कंडीशन में लेना है, रिस्क लेना है नहीं लेना है, इन सब बातों को भी देख के चलना जरूरी है। एंजाइटी किल्स द कैंडिडेट,
एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कई बार कि वो सही चीज़ भी नहीं लेने देती। वो ऐसा लगता है कि ये नहीं वो ले लेते हैं, वो नहीं ये ले लेते हैं, और वो वेट नहीं करने देती। आपका रैंक मॉब ऑफ लायक है और वी नो कि मॉब में अच्छा कॉलेज मिलेगा, लेकिन ड्यू टू द डर और एंजाइटी हम उसको पिकअप कर लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती का कारण हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है, समझना है और एनालाइज करना है। सो नाउ वी कैन डिस्कस कि एमडीएमएस में कितनी सीटें बढ़ी हैं। एनेस्थीसिया में टोटल जो इंक्रीमेंट आया है 10 जून यानी कि टिल सैटरडे 141 सीट्स बढ़ी हैं, जिसमें गवर्नमेंट की 68 सीट्स हैं। डर्मेटोलॉजी की टोटल 53 सीट्स बढ़ी हैं, जो कट ऑफ को काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देंगी, और गवर्नमेंट की 30 सीट्स हैं। इमरजेंसी मेडिसिन की 62 सीट्स हैं, गवर्नमेंट की 25 सीट्स हैं। जनरल मेडिसिन की 174 सीट्स बढ़ी हैं, जिसमें गवर्नमेंट की 76 सीट्स हैं। पीडियाट्रिक्स की 101 सीट्स बढ़ी हैं, जिसमें गवर्नमेंट की 46 सीट्स हैं। एमडी पैथोलॉजी की 127 सीट्स बढ़ी हैं, 81 गवर्नमेंट की। सेक्रेटरी की 33 सीट्स बढ़ी हैं, 25 गवर्नमेंट की। एमडी रेडियोथेरेपी 17 सीट्स हैं, 11 सीट गवर्नमेंट की। एमडी रेडियो डायग्नोसिस 172 सीट्स बढ़ी हैं, 69 सीट्स गवर्नमेंट की। एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन की 2 सीटें बढ़ी हैं गवर्नमेंट में। एमडी टीबी एंड चेस्ट 50 सीटें बढ़ी हैं, 23 इन गवर्नमेंट। एमएसईएनटी टोटल सीट्स का जो इंक्रीमेंट है वो 28 सीट्स का है, 18 सीट गवर्नमेंट में बढ़ी है। जनरल सर्जरी में 161 सीट्स बढ़ी हैं, गवर्नमेंट में 73 सीट्स बढ़ी हैं। ऑब्स गाइनी में 181 सीट्स बढ़ी हैं, 107 गवर्नमेंट में बढ़ी है। एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी में 23 सीट्स गवर्नमेंट में बढ़ी हैं, और टोटल सीट्स 43 बढ़ी हैं। एमएस ऑर्थोपेडिक्स में 139 सीट्स गवर्नमेंट में बढ़ी हैं, और 66 सीट्स गवर्नमेंट में बढ़ी हैं। एमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सीट बढ़ी है। इस साल इमरजेंसी मेडिसिन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड पिछले साल से थोड़ी हाई दिखने को मिल रही है। इमरजेंसी मेडिसिन काफ़ी डिमांड में है इस साल। प्राइवेट कॉलेजों में काफ़ी में अप्रूवल्स आए हैं, काफ़ियों के अप्रूवल्स होने हैं। जो डेट 15 जून तक थी एक्रेडिटेशन की, वो मेरे अकॉर्डिंग अब 22 या 25 जून तक हो गई है कि एक्रेडिटेशन तब तक होंगे। तो 5 से 10 जुलाई तक जाके फाइनल होगा कि कहाँ कितनी कितनी सीटें बढ़ गई हैं, चाहे डीएनबी में हो या एमडीएमएस में हो। और राउंड 1 में मैक्सिमम सीटें बढ़ जाएंगी। जिनके इंस्पेक्शंस डिले होंगे या लेटर ऑन होंगे वो बाद में हो सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा में काफ़ी सीट्स बढ़ी हैं। वो नंबर 1012 नंबर है, 1012 सीट्स डिप्लोमा में बढ़ी हैं। उनका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा, और जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो डिप्लोमा ले सकते हैं। डिप्लोमा लेना कोई बैड चॉइस नहीं है। उसमें आप पीडीसीटी करके सेकेंडरी डीएनबी के लिए जा सकते हैं। खासकर 3 ब्रांचेस में ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, डीएमआरडी, डीजी और डीसीएच, ये तीनों लगभग इक्वल हैं। बाकी ब्रांच चाहें तो लेके आप पीडीसीटी कर सकते हैं। जिनका मन नॉन क्लिनिकल लेने का नहीं है और उनकी पॉकेट उन्हें अलाउ नहीं कर रही है और रैंक 45-50,000 है, तो डिप्लोमा टीबी चेस्ट या डिप्लोमा ऑफ्था लेके भी काम चला सकते हैं और पीडीसीटी करके डीएनबी ऑफ्था के इक्वलेंट वो आ सकते हैं। ये बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल है। इसके अलावा अगर हम बात करें नीट पीजी काउंसलिंग की, तो नीट पीजी काउंसलिंग में कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। गुजरात ने अपना गजट अनाउंस किया। उन्होंने अपने 4 राउंड के बारे में बताया कि वो 4 राउंड लेंगे। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप और
फाइनल राउंड 1 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री एग्जिट है। कॉलेज मिल गया और आपने नहीं ली, कोई पेनल्टी इंपोज नहीं होगी। कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज मिल गया राउंड 1 में और आपने छोड़ दिया तो भी कोई जरूरत नहीं है। राउंड 1 में कॉलेज मिल गया और आपने ज्वाइन करके अपग्रेड किया राउंड 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 2 में कॉलेज मिल गया और आपने वो छोड़ दिया तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगा और आपको मॉपअप में जाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन एक रूल जो पूरे पैन इंडिया के लिए मैंडेट हुआ लास्ट ईयर, अगर आपने राउंड 2 में कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे वो स्टेट कोटा हो, तो उसके बाद आप ना ही ऑल इंडिया का मॉपअप और ना ही आप स्टेट का मॉपअप अपेयर हो सकते हैं। ये लास्ट ईयर फाइनल हो गया था और इस बार गुजरात गजट ने ही फाइनल किया। नहीं तो पहले क्या करते थे लोग, गुजरात के राउंड 2 में लेके भी अपग्रेड करते थे आगे राउंड्स के लिए। ये पॉलिसी इस बार खत्म हो गई है और मॉपअप राउंड में जाने के लिए फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने सीट राउंड 1 राउंड 2 में मिली हुई छोड़ी है तो, बिना ज्वाइन किए हुए को छोड़ी है तो, और अगर आपने मॉपअप में कोई सीट आपको अलॉट हो गई है तो आप स्टे के लिए बाहर हो गए हैं। ये पूरा गजट है जो उन्होंने भेजा है। खास बात क्या होती है, वहां पे राउंड 1 में अगर कॉलेज मिला और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंसर्न कॉलेज की जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही उसका एक्सेप्टेंस दे के ऑटोमेटिक अपग्रेड कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पार्ट इसमें है जो बाकी स्टेट्स में नहीं है, लाइक यूपी में नहीं है। कॉलेज मिला जाके फीस पे करनी पड़ती है, फिर अदर राउंड्स में हम जाते हैं। यही सेम रूल महाराष्ट्र में जाना पड़ता है अपग्रेडेशन के लिए, लेकिन गुजरात में ऑनलाइन एक्सेप्टेंस देनी होती है। काइंड ऑफ एम्स NHCT में यही रूल्स है। इसीलिए हर स्टेट का रूल देखना भी आपके लिए जरूरी है। अगर कोई कंसर्न कैंडिडेट या उनके फादर गुजरात में अगर वो NRI हैं तो गुजरात में NRI अप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ दे आर OCI कैंडिडेट आल्सो दे कैन एलिजिबल टू टेक पार्ट इट। ये गजट उन्होंने निकाला। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पेड गाइडेंस के लिए कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं ऑन आवर गिवन नंबर्स 9675200801 9690796426। कोशिश करें ड्रीम से ड्रीम ब्रांच लेने की। ऑप्शनल ब्रांचेस में आना है तो मैं मना नहीं कर रहा कि मत आओ और साल खराब कर दो। मैंने ऐसा ना कहा और ना मैं साहब आपको कभी कहूंगा। उस कंडीशन में मैं बस इतना आपसे कहना चाहूंगा, पहले आप उसको ट्राई करो, फिर आप लेटर ऑन बाद में दूसरी चीजों की तरफ इंक्लाइन होके आप आओ। कॉमन काउंसलिंग का ये लगभग फाइनलाइजेशन है कि इस साल से कॉमन काउंसलिंग एटलीस्ट नीट पीजी में तो नहीं हो रही है, बाकी किसी में हो या नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन नीट पीजी में होने के चांसेस ना के बराबर हैं। कुछ लोग हैं जो इस बात पे भी कमेंट्स और ज्ञान बांटने लगते हैं टेलीग्राम पे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता कि बांटने का है। थोड़ा चीज़ों का ध्यान दें और जो भी डेटा आप देखें वो ऑफिशियल वेबसाइट से देखने की कोशिश करें, ना कि किसी और से। हम अपने पर्सनलाइज जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें पर्सनल वीडियो सेंड करना शुरू करेंगे हर एक चीज़ के बारे में, इवन ब्रांच एक्सपोजर के बारे में भी, विद द सीनियर फैकल्टी और सीनियर डॉक्टर्स की राय लेने के बाद कि क्या क्या एक्सपोजर है नहीं है। वी आर विजिटिंग मुंबई ऑन 25th of June. If anybody wanted to meet me, just take with the appointment via WhatsApp on 9675200801. Then we can try to meet you. So bye bye, take care and have a great day. Bye bye.